वाले हैं क्लास 12 का। उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग एक एक करके इसके स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ दो वर्ड है, केमिकल और काइनेटिक्स। यहाँ पे केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन से है। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन से है। केमिकल का मतलब ये केमिकल से नहीं है, यहाँ केमिकल रिएक्शन से इसका मतलब रखता है। और आप लोग सभी जानते होंगे कि काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है गतिकी, हिंदी इसका, और यहां पे इसका मतलब होगा स्पीड, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की स्पीड। अगर दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया जाए तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जैसे नॉर्मल हमारा स्पीड जो होता है, वो स्पीड से केमिकल रिएक्शन का स्पीड किस तरह से अलग है, स्पीड केमिकल रिएक्शन को कैसे मेजर करते हैं, केमिकल रिएक्शन का स्पीड कितने टाइप का होता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट में मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, जो एक एक करके आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहला इस चैप्टर में हम लोग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड जिसे हम रेट भी कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक इसका यही है। नंबर 2 टॉपिक जो है हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। दैट मींस अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है 2 मिनट में, मैं चाहता हूं कि वो रिएक्शन 10 सेकंड में हो जाए या 20 सेकंड में हो जाए, कितना स्पीडली हो, वो क्या करने पर केमिकल रिएक्शन का स्पीड चेंज करता है। मतलब फैक्टर्स affecting the rate of chemical reaction, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये आपको पढ़ना है। ये 2 मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो आपको बीच में एक जगह मिलेगा, जो बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहां नहीं पढ़ना है, वो है केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, रेट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के रेट के मैकेनिज्म के बारे में यहां आप लोगों को पढ़ना है। हालांकि मेन टॉपिक अगर देखा जाए तो ये दोनों है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया है। इस टॉपिक में रिएक्शन के मैकेनिज्म को एज ए रेट पॉइंट ऑफ व्यू समझाया गया है। तो मेन हम लोग ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, फर्स्ट ये है। इसके टाइप्स के बारे में यहाँ समझेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स जितने आते हैं वो समझेंगे, कैसे रेट को मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। ये आपको मेन 2 टॉपिक पढ़ना है और इसी दोनों में पूरा चैप्टर आपका आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग धीरे-धीरे नोट्स भी साथ-साथ प्रिपेयर करते रहिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं। सबसे पहले अगर पूछा जाए व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, तो इसका वर्ड मीनिंग अगर निकाला जाए तो होता है केमिकल रिएक्शन के स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और अगर चैप्टर को डिफाइन करना होगा तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। देखिए आप लोग नोट्स को प्रिपेयर करते रहिएगा खुद से। मैं जब बोलता हूं तो उसे आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोट भी साथ-साथ प्रिपेयर होते चले, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ, ये आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल गया, ठीक। आप लोगों को कुछ लिखना है तो वीडियो को पॉज करके साथ-साथ लिखते चलिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, चैप्टर स्टार्टिंग ऐसे होता है कि क्या जितने भी केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में होते हैं सभी के रेट को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या सारे रिएक्शन का स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, इस बेसिस पे कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, उसके स्पीड के बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट या स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस के टाइप, ठीक है।
तो इसमें तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे कि नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, वेरी फास्ट रिएक्शन। दैट मींस जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, दैट मींस इतना तेजी से होता है वो रिएक्शन कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गया, विद इन ए सेकंड। और मैं ये कहूं कि सेकंड से भी कम टाइम लगता है ऐसे रिएक्शंस को होने में, उसे कहा जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने आप में सोचिए कि जो रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाए, इंस्टेंटेनियसली हो जाए, क्या हम लोग उसका रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। दैट मींस वेरी फास्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसका रेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, इसके क्या एग्जांपल होते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, देखिए HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें एक एसिड बेस से रिएक्शन करके आपको पता होगा यहां से Cl, यहां से NaCl एक सॉल्ट बनाया और H और O मिलके H2O बनाया। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिएक्शन बहुत फास्ट है, कौन सा रिएक्शन वेरी स्लो है? ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन पहचानना बहुत इजी होता है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर HCl को मैं ऐसे लिखूं H+ और Cl- और NaOH को Na+ और OH-, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको साफ पता चल रहा होगा कि इस रिएक्शन में जब हो रहा होगा तो कुछ नहीं, आयंस का एक्सचेंज है। बस Na इस Cl के साथ चला गया और H इस OH के साथ चला गया, मतलब ये आयनिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये चीज बैठ जाना चाहिए कि जब भी कोई आयनिक रिएक्शन हो जहां आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, एक सॉल्ट का या एक कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड के आयन के साथ डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो वो समझ लीजिएगा वेरी फास्ट रिएक्शन है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि आयनिक रिएक्शन, कोई भी आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। दैट मींस आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है और ऐसे रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। हम लोग यहां पर एक बात लिख देंगे, रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन cannot be measured। ठीक है, आप कोई भी आयनिक रिएक्शन ले सकते हैं, उनके रेट को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड एग्जांपल में, सेकंड टाइप में, जिसका नाम है वेरी स्लो रिएक्शन। अब ये वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? तो वेरी स्लो रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसको होने में बहुत टाइम लगे। बहुत टाइम का मतलब 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं, बहुत टाइम का मतलब महीनों सालों लग जाए, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ ईयर और मंथ्स, मतलब होने में मंथ और ईयर्स लग जाएं, तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से रिएक्शन है सर जिसको होने में सालों लग जाते हैं? तो इसका एक बहुत ही प्रॉपर एग्जांपल है जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। जी हां, लोहे में जंग लगना। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़े होंगे और अगर पढ़े नहीं है तो पढ़ लेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। हमें पता भी नहीं चलता लोहे में जंग कैसे लगता है, मैकेनिज्म क्या है इसका, और मतलब ये भी समझ में आना बहुत मुश्किल होता है कि लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इसे डिटेल में समझाया जाता है, जहां ये बताया जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जब लोहे में जंग लगता है, सभी को पता है, तो वो 1-2 दिन का बात नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं रस्टिंग होने में। और ऐसे रिएक्शन का भी स्पीड हम लोग कैलकुलेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन भी बहुत धीरे होता है। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि आपके सामने लोहा रखा हुआ है, आप बैठे रहते हैं कि अब लोहे में जंग लगा, अब लोहे में जंग लगा? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत स्लो होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन का भी रेट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो रेट ऑफ very slow reaction cannot be measured। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के रेट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि ऐसे कौन से रिएक्शन है जिनका हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो थर्ड टाइप का रिएक्शन है। सिर्फ थर्ड टाइप के रिएक्शन ही ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में जिनके रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। वेरी फास्ट रिएक्शन डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिखेंगे द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट।
ठीक है। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, ये सारे वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। लिख करके आपको एक एग्जांपल डाल देना है, ठीक। तो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस वेरी स्लोली इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। डेफिनेशन लिख करके ये आप एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन डाल देंगे, ठीक है। नोट्स को साथ साथ बार बार बोल रहा हूं, प्रिपेयर करते रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन जिसका हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, मॉडरेट का मतलब ये होता है मध्यम गति। मध्यम मतलब जो ना बहुत तेज हो ना बहुत ही धीरे हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसको होने में आप समझ सकते हैं 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, मतलब ऐसे टाइम में हो जिसे आप मेजर कर सकते हैं, समझ में आएगा कि हाँ ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब सवाल है इसका एग्जांपल क्या होगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत इजी से स्टार्ट करूंगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है N2 + H2 NH3, अमोनिया का प्रिपरेशन। आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बन गया। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। सवाल फिर आ रहा होगा, सर इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे आयनिक रिएक्शन देख करके हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन समझ गए थे, तो क्या मॉडरेट रिएक्शन को पहचानने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन किया होगा तो केमिस्ट्री का एक नियम होता है कि अगर रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक रूल यही है कि हमेशा पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब कंबाइन करना है तो दोनों का पहले ओल्ड बॉन्ड टूटा होगा। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप लोग बॉन्डिंग में जानते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करना होगा तो इसके पुराने बॉन्ड टूटे होंगे, हाइड्रोजन के भी ये बॉन्ड टूटे होंगे। अब जब ये दोनों बॉन्ड टूट करके टूटे होंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड बना होगा, NH3। तो आप समझ सकते हैं कि जब पुराने बॉन्ड टूटते होंगे, नए बॉन्ड बनते होंगे, तो उनके बीच में टाइम लगता होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। बहुत धीरे भी नहीं होता है, बहुत फास्ट भी नहीं होता है, लेकिन टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तो इसका मतलब ये मॉडरेट रिएक्शन में आ जाता है, ठीक है। और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, और ये जितने भी एग्जांपल आपको मिल रहे हैं ये सब आपको चैप्टर में मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, PCl3 + Cl2 से PCl5 बन रहा है। इसमें भी आपको देख रहे होंगे, साफ पता चल रहा होगा कि PCl3 और Cl2 को जब कंबाइन करना होगा तो क्लोरीन अपने मॉलिक्यूल को तोड़ रहा होगा, एटम्स में टूट रहा होगा, तब जाकर के PCl3 से कंबाइन करके PCl5 बना रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस में आते हैं जिन्हें आप मॉडरेट रिएक्शन कह सकते हैं, और इनके रेट को कैलकुलेट किया जा सकता है। रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन कैन बी मेजर्ड। और हम लोग का कंसर्न इस चैप्टर में सिर्फ इन्हीं रिएक्शन से होगा जिनके रेट को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट है मॉडरेट रिएक्शन। इसके डेफिनेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस नाइदर टू स्लो नॉर टू फास्ट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। देखिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए अगर कहीं स्पीड में या कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मुझे आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में से ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस नाइदर टू स्लो नॉर टू फास्ट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। और इसके पहचानने का तरीका क्या है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे होंगे और कोई नए बॉन्ड बन रहे होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। और आयनिक रिएक्शन पहचानने का क्या रूल बताया, जब भी किसी रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा तो बहुत ही फास्ट होता है, और वैसे रिएक्शन आयनिक रिएक्शन आता है। और वेरी स्लो रिएक्शन का रस्टिंग ऑफ आयरन ही एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये वाला पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो सबसे मेन हेडिंग है चैप्टर का, उसका नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड और रेट एक ही चीज होता है। होता क्या है, नॉर्मली हम लोग जब अपने स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को स्पीड से हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन ऐसा थोड़ी कि केमिकल कहीं पे डिस्प्लेस हो रहा है रिएक्शन होने के दौरान, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का स्पीड के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे,
ठीक है। तो यहां पर अगर स्पीड को समझना है तो एक पहले टर्म एक समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन। बिना कंसंट्रेशन समझे आपको स्पीड समझ में नहीं आएगा। हिंदी में इसे सांद्रता कहते हैं। और अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं या फिर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ के आए हैं क्लास 12 का, तो कंसंट्रेशन वर्ड आप लोग को नया नहीं है आपके लिए। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं मोलैरिटी से। ऐसे तो मेजर करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है मोलैरिटी। और ये होता क्या है, किसी सॉल्यूशन में यूनिट वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए होंगे, उन्हें ही कंसंट्रेशन कहा जाता है। किसी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व हुए होंगे उन्हें मोलैरिटी कहा जाता है। और मोलैरिटी ही एक कंसंट्रेशन का एक तरीका होता है मेजर करने का। ठीक है। तो कंसंट्रेशन को आप अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं समझना चाहते तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा, कंसंट्रेशन एक तरह का क्वांटिटी है। कंसंट्रेशन एक तरह का सिर्फ क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी ही है, इसी को ये कंसंट्रेशन कहते हैं। और अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को समझने के लायक हो गए कि कंसंट्रेशन वर्ड क्या होता है। आप समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। आप जैसे देखिए, हम लोग जब अपने स्पीड के बारे में बात करते हैं, हमारे स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब किसका कंसंट्रेशन, इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टाइप में। केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे देखिए, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है ए से बी, ठीक है, आर से बी ले लेते हैं, आर से बी, आपको ज्यादा समझ में आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन में यही होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, मान लिया जा रहा है लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू आर, ठीक है, या आर नॉट कर लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है आर नॉट, ठीक है। और इसको कह सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है एट T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो था R नॉट। मतलब कोई रिएक्टेंट जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा उस समय उसका कंसंट्रेशन मान लिया जा रहा है R, ठीक है। आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप मान लेते हैं RT, है ना, और ये हो गया एट T, ठीक है। T टाइम पे इसका कंसंट्रेशन हो गया RT, ठीक है। अब हम लोग ये आपसे पूछना चाहते हैं और आप लोग भी समझिएगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में था R नॉट और T टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन हो गया RT। अब आप लोग ये बताइए कि R नॉट और RT में बड़ा कौन होगा। आप लोग मन में आंसर सोच लीजिए, शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा था या T टाइम के बाद कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होता होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब एक बात मैंने बताया था कि वो क्वांटिटी को मेजर करता है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता होगा रिएक्टेंट का क्वांटिटी क्या होते जाता होगा, कम होते जाता होगा। दैट मींस अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा आर नॉट माइनस आर टी, ठीक है, आर नॉट माइनस आर टी आएगा, ठीक। लेकिन अब सवाल है कि जब भी हम लोग चेंज लिखते हैं, बदलाव लिखते हैं किसी भी जगह पे, जिसे आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल हो गया है, तो अगर मैं इसे चाहता हूं कि ये इधर आए और ये इधर आए तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। आर नॉट माइनस आर टी क्यों आई आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, फाइनल कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए बड़े में से छोटे को मैंने माइनस किया। लेकिन जब भी चेंज लिखते हैं किसी भी जगह पे तो फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में लिखते हैं, इसलिए मैंने इसे इधर ले आया, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो चेंज है इसे मैं डेल्टा से लिख सकता हूं, तो लिखूंगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन आर। देखिए जो ब्रैकेट है ना ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिख रहा हूं मैं माइनस डेल्टा आर। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो ऐसे लिखूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मैं मान लेता हूं P नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैं मान लेता हूं PT। अब प्रोडक्ट के केस में आप बताइए कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग घटता होगा या बढ़ता होगा। ऑब्वियसली रिएक्टेंट कम होते जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में और प्रोडक्ट बढ़ते जाता है, ये रिएक्शन का रूल है। रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, वही रिएक्टेंट में कंप्लीट होता है प्रोडक्ट में, इसलिए PP हमेशा P नॉट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे चेंज इन, तो
तो लिखूंगा Pt माइनस पी नॉट, ठीक है। और Pt माइनस पी नॉट आप देख रहे हैं कि ये फाइनल माइनस इनिशियल ही है, यहाँ पे Pt माइनस पी नॉट होगा, यहाँ R0 माइनस RT था, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा था, बाद में कम, प्रोडक्ट बाद में ज्यादा था, शुरू में कम, ठीक है। और इसे मैं डिनोट करूंगा डेल्टा P से, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूंगा आपको कि बताइए चेंज इन टाइम क्या है, चेंज इन टाइम, तो मैं इसे डेल्टा T लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, आप लोग साथ साथ इसे नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं अभी ऊपर वाला ये वाला हेडिंग हटा देता हूं। हाँ, तो देखिए कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो चेंज हो रहा होगा और प्रोडक्ट का जो चेंज हो रहा होगा उसको लगने वाले टाइम से डिवाइड कर दीजिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे आप अपने स्पीड से कंपेयर कीजिएगा तो आप लोग बोलते हैं ना चेंज इन डिस्टेंस बटे चेंज इन टाइम, डिस्टेंस की जगह पे यहां आप समझ लीजिए सिर्फ आ जा रहा है कंसंट्रेशन, तो मैं ये लिख सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बाई चेंज इन टाइम। और मैं इसे कैसे लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम हुआ, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, यही होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब मैं इसकी यूनिट के बारे में आपको बता देता हूं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन आ गया व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो आप सिंपली इतना बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और अगर यूनिट का बात करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने स्पीड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बटे टाइम, लेकिन अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में या रेट के बारे में बात करेंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ टाइम है ना, तो कंसंट्रेशन को मैंने बताया आपको डिनोट करते हैं मोलैरिटी से, और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका मतलब रेट का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस क्लास में हमने ये जाना कि केमिकल रिएक्शन का रेट होता क्या है और केमिकल रिएक्शन का रेट को कैसे मेजर कैसे एक्सप्रेस करते हैं और उसका यूनिट क्या होता है। अगले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन का रेट कितने टाइप्स का होता है और उन्हें कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे और पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।